आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। हिंदुस्तान का इतिहास एक नया लिखा जा रहा है। सारी दुनिया की नज़र हमारी तरफ है और हमारी यानी कि समूचे देश की नज़र चंद्रयान पर टिकी है। भारत का चांद पर भेजा गया तीसरा मिशन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करने वाला है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरेगा। उसके बाद रोवर प्रज्ञान रैंप से बाहर निकलेगा। अभी आपको कुछ तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, जिसे इसरो ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाला है। यह चांद की सतह है जो आप देख रहे हैं। हम पृथ्वी से चांद के इस हिस्से को नहीं देख पाते जिसकी तस्वीर आपके पास आई है, यानी कि चांद की दूसरी तरफ का ये हिस्सा है। चंद्रयान 3 में लगे लैंडर में जो कैमरा लगा हुआ है, उसने 19 अगस्त को यह तस्वीर ली थी। यह वह कैमरा है जो लैंडर को लैंडिंग के लिए सेफ एरिया लोकेट करने में मदद करेगा, यानी कि वह जगह जहां बड़े बड़े पत्थर और गड्ढी ना हो, समतल जगह हो, लैंडर वहां उतर जाए। क्या गजब की कहानी है। जिस चांद के लिए हमने न जाने कितनी कहानियां, गीत, ख्वाब, रुमानियत गढ़े हैं, उस चांद के पास हिंदुस्तान का चंद्रयान पहुंचा हुआ है, उतरने की तैयारी कर रहा है और चांद पर वह जगह ढूंढ रहा है जहां सुरक्षित तरीके से उतर जाए। यहां से 3,84,000 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का कमाल इतिहास रचने की तैयारी में। चांद की तस्वीरें देखकर आपको यह भी लगता होगा कि जो यहाँ से इतना सुंदर और दिलफरेब सा लगता है, वह कितना रुखड़ा और सूखा है। इस दुनिया में संयुक्त राष्ट्र 193 देशों को मान्यता देता है और उनमें से सिर्फ 6 ने चांद पर अभियान भेजे हैं। भारत, अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ, चीन और इजराइल। इन 6 में से कामयाबी सिर्फ 3 को ही मिली है, अमेरिका, रूस और चीन। इन्हीं 3 देशों ने सॉफ्ट लैंडिंग, सेफ लैंडिंग कराई है। अगर भारत का चंद्रयान 1 को हम देखें तो वह संपर्क से बाहर उस समय गया था जब उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था। 300 से ज़्यादा दिन तक वो वहाँ गुजार चुका था। इस लिहाज से भारत भी कामयाब देशों की लिस्ट में माना जा सकता है। अब जो चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा या उतर रहा है, अगर वह चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो हिंदुस्तान दुनिया का ऐसा इकलौता देश होगा जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में अपने स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग करवाई होगी। आज तक कोई भी देश चांद के उस हिस्से पर अपना मिशन नहीं भेज सका है। Now, that is, we have been telling from the beginning. हम शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि लैंडिंग एक जटिल प्रक्रिया है और अब भी हम ये मानते हैं कि लैंडिंग बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। लेकिन रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 की क्रैश लैंडिंग से चंद्रयान 3 का कोई लेना देना नहीं है। हमारा अपना सिस्टम है और इसकी मदद से हम बिना कोई समस्या के सफल सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, लेकिन ये जटिल प्रक्रिया है। So, but it is a complex process. भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को जो भेजा था, वह लैंड करते समय क्रैश हो गया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर वही चक्कर लगा रहा है। वह ऑर्बिटर 2 सितंबर 2019 से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। इसमें 8 जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो चंद्रमा की सतह पर जो वातावरण है उसके बारे में 100 किलोमीटर की ऊंचाई से लगातार जानकारी भेजते रहते हैं। ऑर्बिटर काम कर रहा है। चंद्रयान 3 के लैंडर और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के बीच में संपर्क हो चुका है। जब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ तो ऑर्बिटर 2 ने चंद्रयान 3 के लैंडर से कहा, वेलकम फ्रेंड,
स्वागत है दोस्त। चांद के वायुमंडल में या चांद के पास ऑर्बिटर 2 यानी कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो घूम रहा था और चंद्रयान 3 का लैंडर जब गया, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, तो जो पहले से वहाँ ऑर्बिटर हमारा है 2 का, उसने इसका स्वागत किया। जो सबसे क्रिटिकल है, क्या है वह लैंडिंग से पहले के आखिरी 15-20 मिनट होते हैं, जिन्हें आप टेरर टाइम कहते हैं, डरावना वक्त। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डी बूस्टिंग हो चुकी है। डी बूस्टिंग का मतलब होता है कि आप स्पीड को कम करते हैं। वो रविवार को रात 1:50 पर पूरा हो गया। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से जो न्यूनतम दूरी है वो 25 किलोमीटर और अधिकतम 134 किलोमीटर। ये चांद है, तो जब लैंडर चक्कर लगा रहा होता है तो सबसे नज़दीक पहुंचता है तो 25 किलोमीटर के आसपास होता है और सबसे दूर जाता है तो 134 किलोमीटर का है। तो इस ऑर्बिट में अब लैंडर मूव कर रहा है, घूम रहा है। लैंडिंग की जो तारीख है वो 23 अगस्त रखी गई है। इसका कारण है चांद पर जो एक रात या एक दिन होता है, धरती पर हमारे 14 रात या 14 दिन के बराबर। यानी कि हमारे 14 दिन, चांद पर एक दिन, हमारी 14 रातें, चांद की एक रात। 23 अगस्त को चांद पर दिन शुरू हो रहा है, यानी कि 23 अगस्त से लेकर के अगले 14 दिन, जो हमारे 14 दिन होंगे, वो चांद पर एक दिन होगा। तो 14 दिन रोशनी रहेगी। इसकी वजह से वो हमारा लैंडर रोवर दोनों काम करता रहेगा, क्योंकि ये दोनों सोलर एनर्जी से चलने वाले हैं और सूरज गया तो उनका काम बंद। चांद पर रात के समय बहुत अधिक ठंड होती है। वहाँ तापमान लगभग 0 से -100 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। ऐसे टेम्परेचर पर जितने भी इक्विपमेंट होते हैं या तो जम सकते हैं या काम करना बंद कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले, इसके लिए चंद्रयान 3 को लैंड कराने की तारीख 23 अगस्त रखी गई। उम्मीद ये की जा रही है कि उस रोज़ शाम को 6:04 पर लैंडिंग हो जाएगी। अभी इसरो का अनाउंसमेंट आया है कि अब तक जो है सो फार सो गुड वाली खबर है, यानी कि चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में सही ढंग से एज़ प्रोग्राम्ड एज़ प्लान्ड जो है वो चल रहा है। ये बेहद जो है राहत की बात है कि एक किस्म से टेक्स्ट बुक लॉन्च हुआ और उसी हिसाब से जो है अब तक की जो है हम चलते चलते चंद्रमा की दहलीज तक जा पहुँचे हैं। और उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख को जब लैंडिंग शाम के समय कराई जाएगी, वो भी एकदम सही ढंग से चलेगी, क्योंकि उसके लिए जो है लैंडर रोवर पूरी तरह से जो है प्रोग्राम्ड हैं और वो काफ़ी ऑटोनोमस मोड में ही उनको चंद्रमा की सतह पर उतरना है। जो बहुत क्रिटिकल फेज़ होता है लैंडिंग का, 15-20 मिनट लैंडिंग से पहले का, इसको समझने समझाने के लिए मैंने अपने साथ 3 खास मेहमानों को जोड़ा है। साकेत सिंह हैं, आप क्यूरेटर हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं, रीजनल साइंस सेंटर भोपाल। डॉक्टर श्रीमैथी केथन, आप फाउंडर CEO हैं स्पेस किड्स इंडिया की। और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड BN झा साहब हैं, सीनियर साइंटिस्ट DRDO में आप रह चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी, बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। BN झा साहब, ये जो फेज़ है सॉफ्ट लैंडिंग से पहले का, जिसको लेकर के साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि बहुत क्रूशल क्रिटिकल फेज़ होता है, इस समय सांसें थम जाती हैं, वो 15-20 मिनट बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो चंद्रयान 3 के लिए जो आखिरी 20 मिनट होंगे, क्या होता है उस फेज़ में, दर्शकों की खातिर आप जरा बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये काफ़ी क्रूशियल फेज़ है, सिर्फ चंद्रयान के लिए भी नहीं, इससे जुड़े जितनी बड़ी टीम है, ये टीम पिछले कई सालों से इसी पल के लिए काम कर रही है जी। तो वो जो समय है वो बहुत ही क्रूशियल है। अब बताता हूँ मैं उसकी टेक्निकलिटी उसमें क्या होती है जी। अगर मान लीजिए ये अगर चंद्रमा है, ऐसे ही मैं आपके एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, तो ये चंद्रमा जो है ये अपनी धुरी पे घूम भी रही है और इसका एक पूरा चक्कर जो है वो लगभग 28 दिन में वो पूरा हो जाता है। इसीलिए इसमें से 28 दिन में से 14 दिन जो होते हैं वो दिन होते हैं और 14 दिन, पृथ्वी के 14 दिन एक रात होती है। तो
हमें ये चीज़ पता है कि ये कहाँ उतरने वाला है। अभी जो इसरो ने प्रोग्राम किया हुआ है, जी। वो अगर ये ब्लैक स्पॉट आप देखें, तो इस ब्लैक स्पॉट पे वो उतरने वाला है। जी। और ये ब्लैक स्पॉट अभी के हिसाब से 23 तारीख के शाम में ठीक उसी जगह पे होगा जिस एक्सिस में अभी चंद्रयान जो है वो अपने फाइनल ऑर्बिट में घूम रहा है। और वो फाइनल ऑर्बिट है कि जब वो अपने पेरिल्यून बिल्कुल नज़दीक में होता है तो 25 किलोमीटर है, और जब सबसे दूर है वो 134 किलोमीटर है। तो इसमें ये घूम रहा है, और ये तब तक घूमता रहेगा जब तक कि आप अपना वो डिसीजन ना बना लें कि हाँ, अब इसको अपने जो लैंडिंग है उसके लिए प्रिपेयर करना है। आज के दिन में 23 तारीख को जो है जी। वो यहाँ पे सनराइज हो जाएगा, क्योंकि याद रखिए चंद्रयान वहाँ पे तभी उतर सकता है जबकि वहाँ पे सूर्य की किरणें उसको अवेलेबल हो। वो सूर्य की किरणें चंद्रयान सोलर 3 के एनर्जी के जो लिए। जी। करेक्ट लैंडर हैं और रोवर हैं, दोनों के सोलर पैनल पे पड़ना चाहिए, और तभी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी और उसी से वो काम डॉक्टर करेंगे। तो कैथन, ये एक सवाल है, ये बिल्कुल साधारण शब्दों में समझाइएगा। मेरे जितने भी दर्शक हैं उनको समझ में आना चाहिए कि ये मिशन हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा है, दुनिया में अपनी तरह के इकलौता होगा अगर चांद के उस हिस्से पर हम उतर जाते हैं जहाँ के लिए हमने अभियान भेजा है। चंद्रयान 2 से हमने सबक लिया, चंद्रयान 2 में जो खामियां थी उनको दूर करने की कोशिश की गई ताकि चंद्रयान 3 जो है वो कामयाब रहे। इस बार सावधानी के तौर पर क्या क्या रखा गया है कि हमारी लैंडिंग कामयाब रहे? श्रीमती कैथन। नमस्कार। हम ये बताना चाहते हैं आपको, ये है 3D प्रिंटेड लैंडर, और अंदर जो है ये है रोवर, प्रज्ञान रोवर। तो ये जो लेग्स है, लैंडर का जो लेग्स है, उसके नीचे अधिकतर सेंसर्स लगाया हुआ है और कैमरास भी फिट किया हुआ है इस बार। और एक बहुत साधारण लोगों को समझ में आना है तो ये पता करना चाहिए कि वो लैंडिंग जगह जो है, मतलब चंद्रमा में बहुत गड्ढे हैं, तो आइस क्रिस्टल्स भी है करके हम साइंटिस्ट सोच रहे हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ही एक्स्ट्रा कैमरास लैंडर में लगाया हुआ है। तो ये लैंडर के नीचे जो कैमरास है, तो ये पता करेगी कि वहां पे पहले ये होवर करेगी। होवर मतलब ऐसा हेलीकॉप्टर घूमेगा जी। जैसे एक जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए जहां पर ये चक्कर लगाएगा। चक्कर लगा के सॉफ्ट लैंड कर सके। तो वहां पे स्मूथ जगह हो तो एब्सोल्युटली लैंडर सॉफ्ट लैंड कर देगा। अगर वहां पे कुछ क्रेटर्स है तो ये प्रोग्राम किया हुआ है कि वो दूसरे जगह जाके थोड़ा मूव करके, थोड़ा शिफ्ट करके वो लैंड करेगी वहां सॉफ्ट लैंड। तो इस बार इसरो ने इतने एल्गोरिदम्स चेंज किए हुए हैं, सेंसर्स चेंज किए हुए हैं, और ये कैमरास, ये सारा चीज सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एकदम परफेक्टली किया हुआ है। तो साकेत सिंह साहब जी, 99.9%, क्योंकि 1% तो ये हमारे एहतियातन सब कुछ रखा गया है। लैंडर में कैमरा है, सेंसर्स हैं, बूस्टर आपने ज़्यादा रखा है, स्पीड कंट्रोल करने की जो मैकेनिज़्म है उसको आपने बहुत अपने कंट्रोल में रखा है। फिर भी जो आखिरी 15-20 मिनट माने जा रहे हैं कि बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं, डरावना होते हैं, आखिर ऐसा क्या है और उस 15-20 मिनट में कौन कौन से चुनौतियां रहती हैं इसरो के पास भी और किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास जो चांद पर मिशन भेजता है, उस 20 मिनट में चैलेंजेस क्या होंगे सॉफ्ट लैंडिंग कराने की खातिर? जी राणा जी, थैंक यू फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और बेहतर सरल शब्दों में अगर हम बात करें कि अगर एक पूरा बहुत बड़ा वर्ग चंद्रयान के इस मुहिम को न सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन समझते हुए देख रहा है, इसरो की जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने इतना बेहतर ये तीसरी फील्ड है जो आप बोलेंगे एक उपलब्धि के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो इसको रोबस्ट क्यों कहा जा रहा है? चंद्रयान 2 हमारा सक्सेसफुल मिशन था, साइंटिफिक एंडेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्शियली फेलियर था क्योंकि हमारा लैंडर नहीं उतर पाया था, और वो भी चांद की सतह के लगभग 2 किलोमीटर के ऊपर तक पहुंच गया था। हार्ट ब्रेकिंग मैकेनिज्म में कुछ गड़बड़ियां होने के कारण
वो चीजें बखूबी नहीं एग्जीक्यूट हो पाई और वो क्रैश लैंडिंग हो गई। तो ये आप देखिए, हमारे इसरो की इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के पास वो डेटा जो गैदर किया गया, जो डेटा एक्यूमुलेट किया गया चंद्रयान 2 के अभियान के लैंडर के माध्यम से, वो पूरा अनुभव पूरी टीम के पास है। और चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, ये भी हमारी चंद्रमा की कक्षाओं में पूरा स्वस्थ होकर काम कर रहा हो। जैसे कि आपने भी राणा जी बड़े बखूबी से समझाया कि इसरो की एक इमेज रिलीज हुई है, हे बड़ी, यानी दे हैव कनेक्टेड ईच अदर, उन्हें अपने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, यानी पूरी तैयारियां हो रही हैं किस तरीके से अब हम साउथ पोल के करीब उतरेंगे, साउथ पोल पे नहीं उतर रहे हैं। ये बात बड़े गौर तलब है कि ये समझना हमें पेचीदगी बहुत जरूरी है कि दक्षिण ध्रुव की चर्चा चारों तरफ हो रही है। क्यों दक्षिण ध्रुव और क्यों हमारे लिए या किसी अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसी, चाहे अमेरिकन स्पेस एजेंसी हो, रशियन हो या चाइना हो, सभी साउथ पोल पे क्यों जाने को इच्छुक हो रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि चंद्रयान 1 के समय से हमारे स्पेस मिशन की इस यात्रा में उसमें ऑनबोर्ड जो पेलोड था उसने वाटर सिग्नेचर को डिटेक्ट किया था, वो एक इंटरनेशनल रिसर्च क्या दुनिया में खबर भी बनी। और उसके बाद उन्हीं चीजों की पुष्टि के लिए, बेहतर समझ के लिए दुनिया को अब ये भरोसा हो रहा है, बाकी भी स्पेस मिशन हैं जैसे एलआरओ है नासा का, बाकी स्पेस मिशन हैं कि ये जो पोलर ऑर्बिट हैं इसको बेहतर मैपिंग की गई है। यानी अगर आम भाषा में कहें तो इतने अच्छे कैमरे से इसकी इतनी पिक्चर्स घुमा घुमा के खींची गई हैं कि जो आम अगर पब्लिक, छोटे बच्चे और सब देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि देखिए कि आप इतनी लगातार, और चांद भी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, आप उसकी चक्कर लगाते जा रहे हैं, 3D मैपिंग इतनी बेहतर कर ली गई है। एलआरओ जो लूनर रिकॉग्निशन ऑर्बिटर है नासा का, और उसके बाद चंद्रयान 2 ने अपने ऑर्बिटर के माध्यम से इतनी डिटेल मैपिंग की हुई है पोलर ऑर्बिट्स के पूरे घूम घूम के, कि अब चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसके अंदर अकेला खुद का रियल टाइम कैमरा नहीं बस है जो सिर्फ चांद पे उतरते समय पिक्चर्स लेता जाएगा, बल्कि चंद्रयान 2 का जो अनुभव है, जो इमेजरी है, उसकी भी क्रिटिकल एनालिसिस करके वो एनालाइज करेगा। और इस बार मुझे लगता है कि मेरे तीनों मेहमान जितने साधारण तरीके से, बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं, बता रहे हैं। ये बड़ी कामयाबी, जैसे आपने कहा कि चंद्रयान 1 भारत का मिशन 2008 में गया था, लेकिन उसने इस बात के संकेत दिए कि चांद पर पानी हो सकता है, और इस बात को नासा ने भी माना था और उसकी तारीफ की थी। भारत का यह मिशन जो है वो डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर नहीं, लेकिन उसके पास में है, और हम बार बार ज़्यादातर दफ़ा इस बात की कोशिश में हैं कि क्या पानी है, और पानी है तो जीवन होने के आसार बन सकते हैं। मैं अपने मेहमानों के पास आऊँ उससे पहले कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आपको मैं ये बताऊँ कि भारत ने जब चंद्रयान 3 भेजा है और यह कहा जाने लगा कि अगर भारत का मिशन कामयाब हुआ तो वह चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास स्पेसशिप उतारने वाला पहला देश बन जाएगा, जिसका जिक्र अभी हम लोगों ने किया भी। रूस ने इस कामयाबी को भारत के हाथ जाने से रोकने के लिए एक मिशन भेजा। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रास्कास्मास 10 अगस्त को उसने लूना 25 अंतरिक्ष यान लॉन्च कर दिया। स्पेसशिप को सीधे चांद पर भेजा गया, यानी कि ऑर्बिट में घूमने और उस ऑर्बिट को चेंज करते हुए चांद तक पहुंचने का मामला नहीं, सीधा स्पेस। इसके लिए आपको रॉकेट और फ्यूल दोनों कंजम्पशन पड़ता है, रॉकेट बहुत ताकतवर होना चाहिए। तो रूस ने एक कोशिश की और उसका वो स्पेसशिप 21 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच रहा था, जहां हमारा चंद्रयान 3 जा रहा है। लेकिन इससे पहले 1976 में चांद पर लूना 24 को रूस उतार चुका है, यानी कि 47 साल बाद रूसी स्पेस एजेंसी ने चांद के उस हिस्से पर अपने मिशन को कामयाबी से उतारने की कोशिश की जिस हिस्से पर भारत अपना चंद्रयान 3 उतार करके दुनिया में पहला देश बनना चाहता है, उस हिस्से में एक सफल मिशन पूरा करने वाला। लेकिन लूना 25 निकल गया, मगर वो क्रैश हो गया है। कहा यह जा रहा है कि लूना 25 असली पैरामीटर से अलग चला गया था, जिस ऑर्बिट में जाना था उसमें ना जाकर के किसी और ऑर्बिट में चला गया और फिर सीधे चांद के साउथ पोल पर जाकर के क्रैश कर गया। इसलिए भारत के मिशन चंद्रयान 3 पर दुनिया का ध्यान ज़्यादा है। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हुए थे, उसकी खबर आपको भी मिली होगी। इसरो की माने तो प्रोपल्शन मॉड्यूल मौजूदा कक्षा में महीनों या सालों तक अपनी यात्रा जारी रख सकता है। इस पर जो
इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनसे यह जानने में मदद मिलेगी कि चांद रहने लायक है भी या कि नहीं। यानी कि चांद से जो रेडिएशन आएगा उस रेडिएशन की रीडिंग्स और एनालिसिस के बाद ये बता पाएगा कि चांद पर रहने वाली गुंजाइश बनती भी है कि नहीं। 20 अगस्त की रात में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइनल डीबूस्टिंग का काम हुआ, स्पीड कम कर दी गई। अब सवाल ये है कि लैंडिंग कैसे होगी। चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसमें इस बार 4 इंजन लगे हुए हैं। इन्हें थर्स्टर्स कहते हैं। हर इंजन 800 न्यूटन की ऊर्जा पैदा करता है। इसके अलावा लैंडर में चारों तरफ कुल 8 छोटे छोटे इंजन हैं जो यान को दिशा देने और घुमाने में मदद करेंगे। इनको लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं। इनकी मदद से लैंडर चांद की सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे धीरे धीरे उतरेगा, लेकिन यह सतह पर उतरते समय 0.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से हॉवर करने लगेगा। अभी डॉक्टर साहब बता रही थी कि हॉवरिंग, जैसे हेलीकॉप्टर उतरने से पहले चारों तरफ घूमता है तो हॉवरिंग करने लगेगा, हेलीकॉप्टर की तरह ही उतरता है। अब मैं चंद्रयान 3 के लैंडर में लैंडिंग की जगह का जो नेविगेशन है और कोऑर्डिनेट्स ये पहले से फीड है, यानी कि जिस जगह पर उतरना है वहाँ कैसे पहुँचना है इसका जीपीएस सिस्टम आप मान लीजिए वो लगा हुआ है। लैंडर में सैकड़ों सेंसर्स लगे हैं। इससे होगा ये कि चांद पर उतरते समय लैंडिंग की जगह गड़बड़ है, गड्ढे हैं, पत्थर है, समतल ज़मीन नहीं है, तो फिर वो वहाँ लैंड नहीं करेगा। इसलिए सेंसर्स मदद करेंगे। चंद्रयान 3 चांद की सतह से जब 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा तो लैंडिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते आते इसके सेंसर्स काम करने लगेंगे। सेंसर्स के मुताबिक ही वो लैंडिंग के लिए डायरेक्शन ढूंढेगा। स्पीड और लैंडिंग की साइट वो उसके मुताबिक तय करेगा। अब डॉक्टर कैंथल, मुझे ये बताइए कि भारत का यह जो अभियान है इसका पर्पस क्या क्या है, क्या क्या मकसद है, और अगर ये पर्पस सर्व होता है तो दुनिया को चांद के बारे में कितनी नई जानकारियां हासिल हो सकती, क्या संभावनाएं हैं? डॉक्टर केथन राणा जी। जी, राणा जी सुनाई नहीं दिया, एक बार रिपीट कर मैंने सकते ये हैं? कहा कि जिस पर्पस के लिए भारत का ये मिशन गया हुआ है वह अगर पूरा होता है तो दुनिया को चांद के बारे में क्या क्या नई जानकारियां हासिल हो सकती हैं और धरती के लोगों को चांद के बारे में और क्या कुछ पता चल सकता है। इस बार तो ढेर सारा इंफॉर्मेशन आना है। अभी ऑलरेडी इतने सारे पिक्चर्स आए हुए हैं जो पहले हम नहीं देखे थे, तो ढेर सारा इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड्स टू ये जो मिनरल्स है, वहाँ पे क्या मिनरल्स पाए जाएंगे, और ये सीज्मिक एक्टिविटी। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमारे लिए जगह नहीं है, मतलब हमने जगह नहीं बनाया है, तो हमारे साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि पानी है, मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब है, तो वहाँ पे लिविंग हो सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बनाया जाना है करके ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांजिट पॉइंट होगा इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए, ये ट्रांजिट पॉइंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सीज्मिक एक्टिविटी मतलब वहाँ पे भूकंप वो कैसा रहेगा वो पता चलना चाहिए, और पानी का सोर्स कहाँ से है ये पता चलनी चाहिए। तो जब ये सारे चीज हमको पता चलेगा तब हम वहाँ पे एक बेस स्टेशन मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, ताकि हमारे फ्यूचर इंटरप्लैनेटरी मिशंस कर सकते हैं। अभी ये हुई साइंस की बात। अभी बाकी जो कमर्शियल एंगल से देखा जाए तो मून की रेस तो बड़ी तेजी, बड़ी जोरदार मैं हो अपने रही है। दोनों मेहमानों से ये इसी सवाल का जवाब चाहता हूँ। साकेत जी, मिशन चांद पे पैसा इतना ज़्यादा लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, इतने साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे होते हैं, तो सिर्फ आने और जाने से तो मकसद पूरा नहीं होता है। एक आम आदमी को ये जानना है कि अगर इतना बड़ा मिशन होता है, हम चांद पर जाते हैं, वहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो हमारे देश और दुनिया के लिए इस तरह के मिशन का क्या मतलब है, फ़ायदा क्या? जी बिल्कुल, और मैं रीजनल साइंस सेंटर की तरफ से भी बोलना चाहूँगा कि हम विज्ञान केंद्र में प्रयास होता है कि जितने भी आम जनमानस हो, स्कूल्स के बच्चे हों, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हों,
वो आए और विज्ञान से जुड़ें और लगाव और संवाद पैदा हो। अब जो चर्चा आप कर रहे हैं कि साउथ पोल पे जो टेक्नोलॉजी की डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ इसरो अपनी कैपेबिलिटीज को भी प्रूव करने जा रहा है, तो ये कमाल की बात है। और सबसे पहले आपने जिक्र किया था रशियन स्पेस मिशन के बारे में, तो साइंटिफिक कम्युनिटी में हमारे लिए एक खेद की बात है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मित्र राष्ट्र रसिया का ये स्पेस मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में अंतरिक्ष को हमेशा खतरनाक माना गया है, अनफॉरगिविंग। तो आप समझ लीजिए कि इतनी पेचीदगियां होती हैं कि चीज़ें आउट ऑफ द टर्न जा सकती हैं। प्री ऑर्बिट में और एबनॉर्मल सिचुएशन पैदा होने के कारण वो उतर नहीं पाता। तो इन चीज़ों से हमें सतर्कता और कॉशियस होना है। और इसरो के इंजीनियर और साइंटिस्ट भी इंसान हैं, उनके अंदर भी वैज्ञानिक लक्ष्य है और उनमें कोई दबाव पैदा ना हो, हमारे भारत के लिए एक गौरव की बात है। तो आप जो दक्षिण ध्रुव के उतरने की बात कर रहे हैं, पेचीदगी की बात कर रहे हैं, तो इसरो का जो रास्ता इसरो ने इख्तियार किया है उसको पहुंचने के लिए, और अभी आपने जैसे बखूबी खुद ही बताया आपने चर्चा करते हुए कि प्रोपल्शन मॉड्यूल में भी ज़्यादा ईंधन बचा हुआ है, ये इसरो ने बात को जिक्र किया है। यानी हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल भी कई और सालों तक चल सकता है। दूसरी बात, लैंडर का जो फ्यूल मैकेनिज्म है वो इस तरीके से डिजाइन है, रोबस्ट है, कि वो अगर अपनी लैंडिंग साइट, और पहली बात तो कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं होता, बहुत पहले से प्लैनेटरी साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं और वो लैंडिंग साइट्स के बारे में कई पेपर पब्लिश होते हैं। डुअल एक्सेप्टेंस के बाद जो सबसे ज्यादा चुना जाता है वो जगह, यानी आम भाषा में कि भाई हमें उस जगह जाना है, तो उस पर इतना ज्यादा अध्ययन हो चुका होता है कि पोटेंशियल लैंडिंग साइट, इसरो ने उसको 1 किलोमीटर का दायरा बढ़ा दिया है इस बार। और जो थ्रस्टर्स हैं आप जो जिससे बोल रहे थे, उसमें रियल टाइम कैमरा है, हजार्ड्स के लिए सिग्नल्स के साथ से मैचिंग करते हुए कि वो अपने ऑटोमेटिक मोड में जब वो काम करेगा तो कुछ स्वतः डिसीजन ले सकेगा लास्ट मोमेंट। बीएन झा साहब, मैं अपने दर्शकों बता दूं, लैंडर का मतलब ये है कि वो हिस्सा स्पेसशिप का जो लैंड करता है वो लैंड कर जाएगा, उसके भीतर रोवर होता है, तो 2 घंटे के बाद उसके रैम्प खुलेंगे। जैसे स्टैंड पे खड़ा है तो फिर उसके रैम्प खुलते हैं और रैम्प से नीचे जो है वो रोवर निकलता है। रोवर एक रोबोटिक मशीन है जो वहाँ काम करेगा। आप साधारण भाषा में समझ लीजिए। झा साहब, हिंदुस्तान के इस मिशन पर दुनिया की कितनी नज़रें हैं और उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जो इसरो का पूरा मिशन है, इस पूरे मिशन को इसरो ने 10 भाग में बांटा है, 10 फेज में बांटा है। फेज 1 यहाँ से लिफ्ट ऑफ था, और फेज 10 जो ल्यूनर सरफेस पे लैंडिंग के बाद एक्सपेरिमेंट शुरू करेगा और डेटा ट्रांसफर करेगा, वो फेज 10 है, वो लास्ट फेज है। तो इसमें से अभी फिलहाल हम लोग फेज 7 में हैं, प्री लैंडिंग फेज में हैं। इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो अभी फाइनल ऑर्बिट आ गया है प्री लैंडिंग फेज का, वो आपने बताया 25 गुना 134 किलोमीटर का जो है वो है। अब इस पे ये स्टेबल ऑर्बिट है, मान ये याद रखिए, इसमें तब तक वो चलता रहेगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी जो है वो डीके नहीं होती है। और चूंकि चांद के सरफेस पे एटमॉस्फेयर नहीं है और 25 किलोमीटर पे तो बहुत ही कम है, तो इसीलिए डीके अगर होगा भी तो बहुत धीरे धीरे होगा। तो इसलिए वो तब तक रहेगा जब तक कि जो इसरो है वो अपना डिसीजन ना कर ले। अब आता है इसरो के डिसीजन वाली बात। तो देखिए, पिछले जो 3.5 साल से ऑर्बिटर 2 चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है पोलर ऑर्बिट में, जितनी भी बार वो साउथ पोल के इस एरिया में चक्कर लगाया है, उसने वहाँ की फोटोग्राफ ली है, वहाँ पे ग्राफिक्स तैयार की है, जो कि इसरो को हर बार भेजता रहा है। और ऐसे हजारों पास उसने किए हुए हैं। इस हजारों पास को एक साथ इकट्ठा करके इसरो ने तब डिसीजन लिया हुआ है कि ये जो 69.37621 साउथ है, 90 डिग्री जो है वो बिल्कुल पोल हो गया है। अगर मान लीजिए ये अगर मून है तो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ और नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ हुआ। लेकिन हम लोग लैंड जो करने जा रहे हैं वो 69.36761 साउथ करने जा रहे हैं। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो है ईस्ट, कितने आगे हम करने जा रहे हैं वो भी दिया गया है
जो कि इसरो ने पता इसी लगाया है। लैंडिंग पर दुनिया के हिंदुस्तान की नज़र टिकी हुई है कि जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के उस सतह पर लैंड करे और उस हिस्से पर जिसके बारे में जहाज साहब बता रहे थे, और बहुत सारी जानकारियां उसके ज़रिए दुनिया को मिलेंगी। चांद के बारे में नई नई जानकारियां मिलेंगी और भारत के वैज्ञानिकों का नाम दुनिया में रोशन होगा। आप तीनों मेहमानों ने अपनी बातें रखी। मेरे दर्शकों को मुझे उम्मीद है कि आपने ठीक से समझाया है, जितनी ज़रूरी बातें हैं आपने बताई हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये सारी बातें बताने के लिए। और सत्य में आज इतना ही। हिंदुस्तान काउंटडाउन पे चल रहा है और 23 तारीख को शाम 6:04 पर दुनिया में सुनहरे हरफों में हिंदुस्तान एक नया इतिहास लिखेगा। चांद पर अपना अभियान कामयाबी से उतारने का, और उस हिस्से पर चांद के जहां दुनिया का कोई भी देश आज तक अपना अभियान नहीं उतार सका है। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।